नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक ऐसे आइडिया की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एवोल्यूशन यानी जीवन का विकास। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से किसी जासूस की डायरी जैसी है। हाँ, जिसमें दुनिया भर से सुराग इकट्ठा किए गए हैं। और हमारा मकसद है इन सुरागों को एक एक करके देखना और ये समझना कि कैसे इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनी। हाँ, और ये कहानी किसी एक लैब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घटती है। हम करोड़ों साल पहले शुरू करेंगे डायनासोर की दुनिया से। अच्छा। फिर आबादी और संसाधनों के एक बहुत ही बुनियादी नियम को समझेंगे और फिर एक युवा प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन के साथ एक जहाज पर सवार होंगे। वाह, ये तो एक पहेली सुलझाने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डायनासोर की युग की। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पृथ्वी पर लगभग 20 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले तक इन्हीं का राज था। और जब हम डायनासोर कहते हैं तो मतलब सिर्फ वो बड़े वाले टीरेक्स नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो 40 मीटर लंबे विशालकाय जीव थे, तो कुछ तो मुर्गी जितने छोटे भी थे। एक अविश्वसनीय रूप से विविध दुनिया थी। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर तो चले गए, हाँ, पर उनके समय के कुछ पौधे जैसे फर्न और जिंको के पेड़ आज भी हमारे साथ हैं। सही कहा। जिंको को तो जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये हमें कहानी की मुख्य थीम से मिलवाता है, बदलाव और निरंतरता। कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। और एक और कनेक्शन है पक्षियों का। सामग्री में कहा गया है कि आज के पक्षी असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। बिल्कुल, छोटे थेरोपॉड डायनासोर के। तो एक तरह से डायनासोर पूरी तरह गायब नहीं हुए, वो हमारे आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ। ये सब बस ये बताने के लिए है कि धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये एक विशाल बदलता हुआ मंच है। ठीक है, तो मंच तैयार है, दुनिया पुरानी है और बदलती रहती है। अब कहानी एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आती है। 2 ग्राफ हैं यहाँ। हाँ, ये मैल्थिस का सिद्धांत है जिसने डार्विन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। ओके। पहला ग्राफ दिखाता है कि खाद्यापूर्ति मतलब अनाज, फल वगैरह कैसे बढ़ते हैं। ये एक सीधी रेखा है, एकदम सीधी लाइन। इसे अंकगणितीय वृद्धि या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यूं समझिए कि आपकी सैलरी हर महीने 1000 रुपए बढ़ती है। ठीक है, 50,000, फिर 51, फिर 52, समझ गया। लेकिन दूसरा ग्राफ जो आबादी की वृद्धि दिखाता है, वो सीधी रेखा नहीं है, वो तो एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। वही तो, वो है घातांकीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन। मतलब आपकी सैलरी हर महीने डबल हो रही है। 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4, फिर 8। कुछ ही महीनों में आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आबादी ऐसे ही बढ़ती है विस्फोटक रूप से। और समस्या यही है, खाना बढ़ रहा है धीरे धीरे और आबादी बढ़ रही है रॉकेट की स्पीड से। बिल्कुल। और जल्द ही खाने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और खाना कम पड़ जाता है। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हाँ, सामग्री में बाघ और इंसानों का उदाहरण दिया गया है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है वो जंगलों की तरफ जाते हैं और बाघों का घर और शिकार दोनों कम हो जाते हैं। एक संघर्ष पैदा होता है। इसे ही अस्तित्व के लिए संघर्ष या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा गया है। और ये सिर्फ अलग अलग प्रजातियों के बीच नहीं होता होगा। नहीं, ये एक ही प्रजाति के जानवरों के बीच भी होता है। एक ही जंगल में हिरणों के बीच चारे के लिए संघर्ष। सही बात है। ये एक मौलिक सच्चाई है। प्रकृति में हर जीव जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो ये अस्तित्व के लिए संघर्ष का विचार ये हवा में था, लेकिन किसी को इसे एक बड़े सिद्धांत से जोड़ना था। और यहीं पर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की। एक युवा प्रकृतिवादी। हाँ, 1831 में सिर्फ 22 साल के डार्विन को HMS बीगल नाम के जहाज पर दुनिया का चक्कर लगाने का मौका मिला। ये जो नक्शा दिया है, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। 5 साल। ये यात्रा 5 साल तक चली। इंग्लैंड से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया। ये यात्रा उनके लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला बन गई। बिल्कुल। और इस दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे सुराग देखे जिन्होंने उस समय की धारणाओं को हिला कर रख दिया। जैसे उन्हें दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों पर हजारों फुट की ऊंचाई पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल था। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि जो जमीन आज आसमान छू रही है वो कभी गहरे समुद्र के नीचे थी। एग्जैक्टली। इसने साबित किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसकी सतह में नाटकीय बदलाव होते हैं।
ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था। और उन्हें विशालकाय स्लॉथ के जीवाश्म भी मिले। हाँ, जो उसी जगह पर रहने वाले आज के छोटे स्लॉथ के बहुत बड़े संस्करण जैसे दिखते थे। तो डार्विन के दिमाग में ये सारे सुराग इकट्ठा हो रहे थे। पहाड़ों पर समुद्री जीवाश्म, आज के जानवरों से मिलते जुलते विशालकाय जीवाश्म। हाँ, वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति उन्हें कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय उन्हें मिला गलापागोस द्वीप समूह पर। हाँ, दक्षिण अमेरिका के तट से सैकड़ों मील दूर ज्वालामुखियों से बना एक द्वीप समूह। वहां पहुंचकर उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और यहीं पर आते हैं वो मशहूर फिंच पक्षी। हाँ, उन्होंने देखा कि इन द्वीपों पर फिंच नाम के छोटे पक्षी रहते, लेकिन हर द्वीप पर वे थोड़े अलग थे। क्या फर्क था उनमें? मुख्य अंतर उनकी चोंच में था। जैसा इन चित्रों में दिखाया गया है, कुछ द्वीपों पर फिंच की चोंच मोटी और मजबूत थी, सरैते जैसे। हाँ, कठोर बीजों को तोड़ने के लिए। दूसरे द्वीपों पर जहां कीड़े मकोड़े ज्यादा थे, फिंच की चोंच पतली और चिमटी जैसी नुकीली थी। एक मिनट, क्या ये वाकई इतना सरल था? मतलब क्या डार्विन ने चोंच देखी और तुरंत समझ गए कि एवोल्यूशन हो रहा है? नहीं, इतना आसान नहीं था। ये एक बहुत बड़ा लीप है। शुरू में तो उन्हें लगा कि ये सब अलग अलग तरह के पक्षी हैं। अच्छा। लेकिन बाद में इंग्लैंड लौटकर जब एक विशेषज्ञ ने बताया कि ये सभी असल में फिंच की ही अलग अलग प्रजातियां हैं, तब डार्विन के दिमाग की बत्ती जली। तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है? हाँ, और सबसे तार्किक जवाब यही था कि बहुत पहले मुख्य भूमि से किसी एक ही तरह के फिंच इन द्वीपों पर आए होंगे। और फिर अलग अलग द्वीपों पर जैसा भोजन उपलब्ध था, उस हिसाब से पीढ़ियों तक उनकी चोंच धीरे धीरे बदलती गई। एक ही पूर्वज से इतनी सारी विविधता का पैदा होना, यही पहेली का सबसे अहम टुकड़ा था। अब कहानी और गहरी हो रही है। आगे एक शब्द आता है होमोलॉगस कैरेक्टर्स, यानी सजातीय लक्षण। हाँ, इसमें इंसान, कुत्ते, डॉल्फिन और पक्षी के आगे के हाथ पैर, मतलब फोरलिम्स की तुलना की गई है। हाँ, बाहर से तो ये बहुत अलग दिखते हैं। हाँ, एक हाथ पकड़ने के लिए, एक पैर दौड़ने के लिए, एक फ्लिपर तैरने के लिए और एक पंख उड़ने के लिए। काम बिल्कुल अलग। लेकिन जब आप हड्डियों की बनावट देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। इन सब में एक ही मूल ब्लूप्रिंट है। एक ऊपरी हड्डी, फिर दो निचली हड्डियां, फिर कलाई और उंगलियों की हड्डियां। मतलब नींव एक ही है पर इमारतें अलग अलग बना दी। बिल्कुल, और इसका मतलब है एक साझा वंश। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सभी, इंसान, कुत्ते, डॉल्फिन का कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा। वाह, ये विचार ही अपने आप में एक धमाका था। इसका मतलब था कि इंसान कोई खास या अलग नहीं है, बल्कि हम उसी एक परिवार के पेड़ की एक टहनी हैं। इसने इंसान को प्रकृति में एक विशेष स्थान से हटाकर उसका हिस्सा बना दिया। इसी के साथ एक और शब्द है, एनालॉगस कैरेक्टर्स, समवृत्ति लक्षण। ये इसका उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। ये अलग अलग ब्लूप्रिंट से बनी चीजें हैं जो एक ही काम करती हैं, जैसे एक हवाई जहाज का पंख और एक पक्षी का पंख। दोनों उड़ने में मदद करते हैं पर बने बिल्कुल अलग तरीकों से हैं। सही कहा। ये साझा वंश की ओर इशारा नहीं करते। ठीक है, तो डार्विन के पास अब कई सबूत थे। फिर उन्हें एक और आइडिया आया, ये देखकर कि इंसान हजारों सालों से क्या करते आ रहे हैं। हाँ, इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम चयन कहते हैं। जानवरों और पौधों का प्रजनन। बिल्कुल। सामग्री में जंगली सरसों के पौधे का एक शानदार उदाहरण है। हजारों सालों से किसानों ने इस एक जंगली पौधे से अपनी पसंद के गुण चुन चुन कर आज की इतनी सारी सब्जियां बना डाली। जिन्हें बड़ी कलियां पसंद थीं, उन्होंने फूल गोभी बनाई। जिन्हें बड़े पत्ते पसंद थे, उन्होंने पत्ता गोभी बनाई। ये तो कमाल है। मतलब ब्रोकली और पत्ता गोभी असल में एक ही जंगली पौधे के कजन हैं। हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो ऐसा है जैसे इंसानों ने प्रकृति के साथ डिजाइनर की भूमिका निभाई है। यही डार्विन का बड़ा आहा मोमेंट था। उन्होंने सोचा, अगर इंसान कुछ 100 या 1000 सालों में जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या प्रकृति खुद बिना किसी इरादे के लाखों सालों में ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल। प्रकृति में पर्यावरण चुनता है कि कौन से गुण जिंदा रहने के लिए सबसे अच्छे हैं। इसी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का नाम दिया। तो जो जीव अपने माहौल में बेहतर ढंग से फिट होते हैं, वे ज्यादा जीते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष, भौगोलिक सबूत, सजातीय अंग और कृत्रिम चयन। हाँ, और इन सब ने मिलकर विकास के सिद्धांत की नींव रखी। इसके मुख्य बिंदु बहुत सीधे हैं। पहला, हर प्रजाति में भिन्नता, वेरिएशन होती है।
कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं होते। जीव इतने बच्चे पैदा करते हैं जितने जीवित नहीं रह सकते। तीसरा, इससे संघर्ष होता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें उस माहौल में थोड़ी सी भी बढ़त देते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। और जब वे अपनी अगली पीढ़ी पैदा करते तो वे अपने वो फायदेमंद गुण भी उन्हें देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। और लाखों सालों में छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक नई प्रजाति को जन्म दे सकते हैं। यहाँ डार्विन की नोटबुक का एक स्केच है, एक पेड़ की तरह। ये ट्री ऑफ लाइफ है। ये दिखाता है कि सारा जीवन एक ही तने से शुरू हुआ और फिर समय के साथ अलग अलग शाखाओं में बंटता चला गया। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और 1859 में डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में ये सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। और विज्ञान हमेशा के लिए बदल गया। अंत में पूरी कहानी दो मुख्य शब्दों पर आकर टिक जाती है, अडैप्टेशन यानी अनुकूलन और स्पीसिएशन यानी प्रजातिकरण। अडैप्टेशन तो हुआ पर्यावरण के हिसाब से ढल जाना, जैसे फिंच की चोंच का बदलना। हाँ, और स्पीसिएशन यानी एक नई प्रजाति का बनना तब होता है जब एक समूह में इतने सारे अनुकूलन जमा हो जाते हैं कि वो अपने पूर्वज समूह से बिल्कुल अलग हो जाता है। इतना अलग कि उनके साथ प्रजनन नहीं कर सकता। बिल्कुल। और गलापागोस के द्वीपों का एक दूसरे से अलग थलग होना इस प्रक्रिया के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला थी। तो हमने डायनासोर से लेकर डार्विन तक, आबादी के ग्राफ से लेकर गलापागोस के फिंच तक की एक लंबी यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे दुनिया को ध्यान से देखने, सवाल पूछने और सुरागों को जोड़ने से विज्ञान के सबसे मूलभूत विचारों में से एक का जन्म हुआ। ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसके सबूत चट्टानों में, दूर दराज के द्वीपों पर और आज हर जीवित चीज के डीएनए में लिखे हुए हैं। हाँ, डार्विन और उनके जैसे वैज्ञानिकों ने बस हमें उस भाषा को पढ़ना सिखाया। ये सामग्री कुछ सवालों के साथ खत्म होती है, लेकिन इन सभी विचारों पर आधारित एक अंतिम सोच है जिस पर गौर किया जा सकता है। सामग्री ने बैक्टीरिया द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का उल्लेख है। ये एवोल्यूशन है जो आज हमारी आंखों के सामने हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। तो सूक्ष्म जीवों में ये तेज अनुकूलन देखते हुए ये चिकित्सा के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और हमारे चारों ओर लगातार विकसित हो रही इस अदृश्य दुनिया के साथ हमारे कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के बारे में क्या संकेत देता है?